ग्राफ ऑफ यू। आज हम सीएमए रिवीजन सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बजटरी कंट्रोल रिवाइज करना शुरू करेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से 5, 6, 7 एमसीक्यूज जनरली आ ही जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर है। बजटरी कंट्रोल को मैं अगर एक शब्द में बताना चाहूं कि हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, तो वो शब्द होगा प्लानिंग। मतलब हम यहां पर प्लानिंग करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ बजट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसको गाड़ियां बनानी है, तो वो जितनी मर्जी गाड़ियां बना ले क्या? नहीं, पहले वो क्या करेगा? पहले वो सेल्स की फोरकास्टिंग करेगा। सेल्स को लेकर पहले वो कुछ एस्टिमेशन लगाएगा कि कितनी गाड़ियां मार्केट में बिक सकती हैं। मतलब वो एक सेल्स बजट बनाएगा। सेल्स बजट जब बन जाएगा, अब हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करेंगे। मतलब फिर हम प्रोडक्शन को प्लान करेंगे, तो हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। प्रोडक्शन जितनी होगी उसके हिसाब से रॉ मटेरियल आएगा। भाई गाड़ी बनाने के लिए टायर्स चाहिए, सीट्स चाहिए, सीट कवर चाहिए, गाड़ी में एसी भी फिट होगा, इंजन भी लगेगा, स्टील भी लगेगा, उसमें एल्यूमिनियम भी लगेगा, मतलब बहुत कुछ लगेगा। तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर उससे रिलेटेड प्लानिंग होगी। और ऐसे ही ये एक हिस्सा हो गया। अब बिजनेस की डे टू डे कैश की भी नीड्स होती हैं। हमें हर महीने सैलरी पे करनी पड़ती है, रेंट पे करना पड़ता है, स्टेशनरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें अपने पास कैश अरेंज करना पड़ता है। हमारे पास कभी एक्स्ट्रा कैश आ गया तो उसको कहां कहां पर इन्वेस्ट करें वो भी सोचना पड़ेगा। कम कैश है तो क्या बैंक से वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म लोन लेना है, वो हमें सोचना पड़ेगा। अरे आप खुद देखो ना, आप भी तो रोजमर्रा की लाइफ में प्लानिंग कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना। फिलहाल आपके लिए प्लानिंग क्या होती है? फिलहाल हमारे लिए प्लानिंग है कि हम एक दिन में कितने घंटे पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त दें। 2 ग्रुप दे रहे हैं तो हमारी प्लानिंग अलग तरीके से होगी, सिंगल ग्रुप देंगे तो हमारी प्लानिंग अलग तरीके से होगी। अगर हमारी ग्रेजुएशन साथ में चल रही है तो बस बीच में बीकॉम के एग्जाम आएंगे तो उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सपोज, फिर तो अलग ही लेवल की प्लानिंग चाहिए, क्योंकि वहां तो एफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग तो हर कोई कर रहा है। आपके घर में पापा भी प्लानिंग कर रहे हैं आपकी एजुकेशन के लिए, आपके मैरिज के लिए। अगर आपका आगे चल के कोई बिजनेस करने का प्लान बनता है तो उसके लिए हो सकता है जब से आप छोटे हैं तब से आपके पापा जो है फंड अलग कर रहे हो। आपकी मम्मी भी घर में प्लानिंग कर रही है, घर में चावल कितना आना है, दाल कितने आना है, राशन वगैरह कैसे आना है, वो भी शायद आपकी मम्मी जो है वो प्लान करती हो। कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग एक बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है, चाहे वो आप पर्सनल लेवल पे देख ले, चाहे वो आप बिजनेस के लेवल पर या फिर कॉर्पोरेट के लेवल पर देख लें। तो प्लानिंग तो एक हिस्सा है, और जिसकी मदद से ही हम जो है, जो हमारा फाइनल जो हमारा एग्जीक्यूशन हमें करना है वो ठीक से एग्जीक्यूट हो पाता है। कहते हैं ना कि प्लानिंग अगर ठीक हो गई तो समझो आधा काम हो गया। इसलिए प्लानिंग तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वही हम यहां पर अब सीखने वाले हैं कि कैसे प्लानिंग करती हैं। और हर चैप्टर की तरह पहले हम सीधा प्लानिंग में नहीं घुसेंगे। मैं अभी आपको सीधे बजटरी कंट्रोल नहीं स्टार्ट करवाऊंगा। बजटरी कंट्रोल में एंटर करने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है कुछ चीजों को लेकर। तो पहले हम वो बेसिक जानकारी लेंगे, अपना थोड़ा सा जो है लेवल जो है, जो बेस है वो रेडी करेंगे, और फिर हम देखते ही देखते बजटरी कंट्रोल चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए आइए अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ जो है रिवीजन शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस्ट को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग। देखो, जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक को रिवाइज किया था, वहां पर मैंने आपको कॉस्ट को 2 हेड्स में क्लासिफाई करवाया था, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। और वहां मैंने आपको ये बोला भी था कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को हम और डीपली एनालाइज करेंगे बजटरी कंट्रोल चैप्टर में, और वो वक्त अब आ चुका है। हालांकि यहां पर आपको एक तीसरी कॉस्ट भी दिख रही है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को समझाने से पहले मैं आपको पहले वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के साथ जो है एक बेसिक सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़े घटे। अगर हम आउटपुट डबल कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट डबल हो जाती है, आउटपुट अगर हम हाफ कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ हो जाती है। अगर हम आउटपुट नहीं बनाते, फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट्स हमारे 0 हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। लेकिन जैसे ही आप यूनिट्स बनाना शुरू करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में भी लगती है। हम और यूनिट्स बनाते हैं तो वो और लगती है, हम और बनाते हैं तो फिर वो और लगती है। इसका मतलब ये कि वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है कि वो यूनिट्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती घटती है। अब जो ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसके हालांकि कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर इस चैप्टर के पर्पस के लिए अगर क्वेश्चन आपको कुछ ना कहे तो इन 4 एग्जाम्पल्स को आपको वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल मानने हैं। ये 4 जो एग्जाम्पल लिखे हुए यहां पर, इसको ना हम आगे चल के ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट करके एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, कॉस्ट शीट एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, वहां पर भी इसका अच्छे खासे डिस्कशन आएगा। लेकिन फिलहाल यहां की समझ के लिए आपको मैं इनके एग्जांपल दे देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो हमारे फिनिश्ड आउटपुट का हिस्सा बने। समोसे में आलू क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। एक गोल्ड रिंग में गोल्ड क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं एक कार की बात करूं तो उसमें टायर, एसी, सीट कवर, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो जो रॉ मटेरियल जो है ट्रेसेबल होता है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोल देते हैं। ऐसे ही पिज्जा में अनियन, कैप्सिकम, चीज क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। छोले भटूरे में छोले और मैदा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट लेबर कौन? जो प्रोडक्शन कर रही है।
अगर मैं किसी टेलर के पास जाता हूं और कहता हूं भाई मुझे शर्ट सिलवानी है, और वो कहता है एक शर्ट सिलने के मैं 500 रुपए लेता हूं, तो 2 शर्ट सिलवाऊंगा तो 1000 रुपए लेगा, 3 शर्ट सिलवाऊंगा 1500 रुपए लेगा, ऐसे ही मैं 10 शर्ट सिलवाऊंगा तो वो 500 इंटू 10 5000 रुपए लेगा। तो ये भी कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है रॉयल्टी। हालांकि इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट करके जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे, लेकिन यहां जो एक बेस्ट एग्जाम्पल फिट होता है वो होता है रॉयल्टी। मान लो मैं एक पब्लिशर हूं, टैक्समैन समझ लो, सुल्तान चंद समझ लो, कई सारे पब्लिशर हैं, और मैंने किसी ऑथर की बुक छापने का, किसी ऑथर की बुक कॉपी करने का कॉपीराइट ले रखा है। अब जब मैं वो बुक छापूंगा तो मुझे उसके ऑथर को रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा बुक छपेंगी उतनी ज्यादा रॉयल्टी पे होगी, है ना। तो ये भी कौन सा कॉस्ट हो गया? ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ओवरहेड्स को मैं डिटेल में तो भाई हम जब ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, लेकिन ओवरहेड्स को हम बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो कई बार वेरिएबल खर्चे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अपने गुड्स अमेजोन पे रखवा रखे हैं, फ्लिपकार्ट पे रखवा रखे हैं, तो वो जो जब भी हमारे बिहाफ पर गुड्स सेल करते हैं तो वो हमसे कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए एक वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल खर्चा है। ऐसे ही हमारे लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी हमसे कोई बच्चा क्लासेस लेता है तो हमें बुक्स कोरियर करनी पड़ती है, तो वो कोरियर चार्जेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड। आपने कोई पिज्जा ऑर्डर किया से डोमिनोज से, तो जो पिज्जा डिलीवरी बॉय आपके घर आया वो किसी बाइक से आया, उस बाइक में पेट्रोल लग रहा होगा, तो वो पेट्रोल क्या है? वो पेट्रोल जो है वो एक वेरिएबल खर्चा है। क्यों? जितने ज्यादा पिज्जा ऑर्डर किए जाएंगे उतने ज्यादा उनको डिलीवरी करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा डिलीवरी होगी उतना ज्यादा बाइक चलेगी, और जितना ज्यादा बाइक चलेगी उतना ज्यादा उसमें पेट्रोल लगेगा। इसका मतलब ये भी एक वेरिएबल ओवरहेड हुआ। कहने का मतलब ये है, हम कॉस्ट को आगे चल के जब ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट ही टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसको और डीपली एनालाइज करेंगे। अभी के लिए अगर आपको क्वेश्चन कुछ ना बोले और ये 4 खर्चे दे तो इनको आपको बाय डिफॉल्ट वेरिएबल खर्चे मानना है। कौन कौन से 4 खर्चे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और चौथा कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ये हमारा हुआ किसका डिस्कशन? वेरिएबल कॉस्ट का, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती है आउटपुट के। ठीक ऐसे ही है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या है? नाम में देखो फिक्स है, मतलब उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रोडक्शन करो या ना करो, वो लगनी है तो लगनी है। कहने का मतलब ये कि सपोज यहां पे 0 है और हमारा जो ये फिक्स कॉस्ट है, मान लो ये 1000, 2000, 3000, मान लो ये 4000 है। ठीक है, 4000 है। कहने का मतलब ये कि अगर हमारी ये फिक्स कॉस्ट 4000 है, मैं चाहे आउटपुट इतना बनाऊं, इतना बनाऊं, इतना बनाऊं या इतना बनाऊं, ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक सीधी लाइन है। इतना खर्चा हमारा लगेगा ही लगेगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, क्योंकि ये फिक्स है, इसलिए इसको हम फिक्स कॉस्ट बोल देते हैं। और फिक्स कॉस्ट के तो कई एग्जांपल हो सकते हैं। हमारे यहां पर कई सारा ऐसा स्टाफ है जिसको हम फिक्स्ड सैलरी देते हैं। आप किसी कंपनी में आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो आपको एज अ सीएस सैलरी मिलेगी, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो फिक्स नेचर की होगी, तो वो उनके लिए कौन सा खर्चा होगा? फिक्स खर्चा हो जाएगा। हम किस प्रीमाइसेस से मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो रेंट बेसिकली क्या है? वो एक फिक्स एक्सपेंस है। ऐसे ही हमने अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है? एक फिक्स एक्सपेंस है। मैं जिस कैमरा से अभी रिकॉर्डिंग करके आप तक क्लासेस पहुंचा रहा हूं, इस कैमरे को कोई मतलब नहीं है कितने बच्चे देखते हैं, इस कैमरे को कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही हिसाब से डेप्रिशिएट होता चलेगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन किसी एसेट का जो है वो भी क्या होता है? जनरली फिक्स नेचर का होता है। और फिक्स खर्चा जो होता है, ग्राफिकली देखोगे तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह चलता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि हमारा खर्चा जो है, हमारे यूनिट जो है वो कितने बन रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां पर एक सेमी वेरिएबल खर्चा आ गया, आपके लिए एक नया खर्चा आ गया। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ये नया खर्चा नहीं है। अगर एक ही खर्चे में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों के ही फीचर्स देखें तो हम उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। एक ही खर्चा है लेकिन उसमें दोनों फीचर्स हैं, उसमें वेरिएबल का भी नेचर है, उसमें फिक्स का भी फीचर है। अगर ऐसा है तो हम उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे यहां पर मान लो हमारा शोरूम है, कपड़े का शोरूम है, और हमने सेल्समैन हायर कर रखे। अब सेल्समैन जो है मोटिवेटेड रहे, हमने उनको बोला भाई देखो तुम्हारी महीने की 15,000 सैलरी तो फिक्स है ही, और जितने वैल्यू के तुम कपड़े बिकवाओगे ना, तुम्हें उस पर हम 2% का एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, ताकि उनका मन बना रहे, जब कोई ग्राहक आए तो वो उसको कपड़े ठीक से दिखा सके। ये जनरली इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पर जितने मान लो वर्कर हैं, उनको हमने कहा भाई 15,000 तुम्हारे फिक्स है, और जितने भी वैल्यू के कपड़े बिकेंगे 2%। तो मान लो किसी ने 20,000 के कपड़े बिकवा दिए एक दिन में, तो उसको कितना दे देंगे? 20,000 का 2% निकाल देंगे, 400 रुपए। तो 400 रुपए उसके अक्रू कर देंगे। ऐसे ही हर दिन वो जितने कपड़े बिकवाएगा उस हिसाब से उसका वेरिएबल पे भी जो है इकट्ठा हो जाएगा। मतलब एक फिक्स पेमेंट भी करेंगे उसको 15,000 महीने की, और साथ में एक वेरिएबल प्रोपोर्शन भी दे दिया। ठीक है, सही। आपने कभी अपने घर का बिजली का बिल देखा हो, तो बिजली का बिल अगर आप देखोगे, अगर मान लो किसी का घर बंद भी है, अगर सब्सिडी ना मिलती हो सरकार से, अगर किसी का घर बंद भी है, तब भी एक मिनिमम बेसिक फिक्स चार्ज आता है।
और अगर घर खुला हुआ है, मतलब अगर सपोज वहां पे आप रह रहे हैं या फिर वहां से बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जितना ज्यादा बिजली कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा जो है आपके पास जो है बिजली का बिल आएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है वो एक सेमी वेरिएबल खर्चा हो सकता है। अब हमारा यहां पर जो सबसे बड़ा काम है ना इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझने में, वो क्या पता होगा, हमें इस वाली कॉस्ट को ना स्प्लिट करना सीखना है। ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा अभी जो हम बात करेंगे। मतलब ये कि हमें सेमी वेरिएबल खर्चा दे रखा है, अब हमें सेमी वेरिएबल समझ नहीं आता, हम कहते हैं भाई स्प्लिट करके बताओ। किस में स्प्लिट करो, इसका वेरिएबल पोर्शन अलग करो, इसका फिक्स पोर्शन अलग करो, क्योंकि इसमें दोनों हैं इसलिए इसको हम मिक्स्ड कॉस्ट भी बोल देते हैं। और दुनिया वाले, क्योंकि सेमी का मतलब है कि पार्शियली वेरिएबल है और तो बाकी का पार्शियल क्या होगा, फिक्स है। जिस तरीके से सेमी वेरिएबल बोला जाता है उसी तरीके से इसको सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोल देते हैं। अब ये ना ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉस्ट है, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, हम वैसे डिफाइन करते हैं जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है। ठीक है जी, तो हमने कहा भाई ऐसी कॉस्ट जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हो जाएं उसको हम सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स, इवन मिक्स कॉस्ट भी बोल देते हैं। इसका ग्राफ आप देख रहे हैं कुछ ऐसा है। ग्राफ यहां पर कैसा है, यहां आप देख रहे हो ये जो कॉस्ट है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट में क्या था, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट थी, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये पहले से ही थोड़े से ऊपर से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए कि हमने कहा भाई देखो सेल्स में तुम्हारी 15,000 सैलरी तो फिक्स है, तो अगर तुम कुछ नहीं भी बेच पाते, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं भी बेच पाते तो तुम्हें 15,000 तो हम देंगे, और जितने वैल्यू के गुड्स आप तुम बिकवाओगे तुम्हारी और वेरिएबल प्रोपोर्शन में सैलरी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होती है। और कई बार ना इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी बन जाता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। कुछ लोग इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी बनाते थे। कैसा, मान लो हमने कहा, सामने देखना, यहां से फिर उसके बाद बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ये इसका क्या मतलब है कि मान लो 5,000 यूनिट तक तुम बिकवाओगे तो तुम्हें 15,000 देंगे, जैसे ही तुम 5,000 के ऊपर जाओगे ना तो तुम्हारा वेरिएबल पोर्शन शुरू होगा। मतलब जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, महीने की फिक्स सैलरी दे रहे हैं, इतना तो तुम्हें पहले बिकवाना है, उसके ऊपर जाओगे तो तुम्हें हमारा वेरिएबल पोर्शन करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी ग्राफ बना देते हैं, बट फिलहाल ये जो ग्राफ से इतना कनेक्शन नहीं है। मेन जो आपको बात समझनी है वो ये, ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसमें दोनों फीचर है, जिसमें वेरिएबल पोर्शन भी है, फिक्स पोर्शन भी है, उसको ना हमें मेनली यहां पर स्प्लिट करना सीखना है। ठीक है जी, तो अब हमने आपके सामने 3 तरह की कॉस्ट रखी। एक वेरिएबल के लिए अगर क्वेश्चन कभी कुछ ना कहे तो 4 खर्चे आपको वेरिएबल मानने खुद से ही, बाकियों के लिए बताएगा तो हम फिर वेरिएबल मानेंगे, लेकिन ये 4 खर्चे हम खुद से ही वेरिएबल मानेंगे। कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, जिनका डिटेल डिस्कशन कहां पे आना है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट टॉपिक में आगे चल के आएगा, वहां पर हम देखेंगे। उसके बाद हमने कहा फिक्स कॉस्ट, जिसका आउटपुट से कोई लेना देना ना हो, ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और ऐसी कॉस्ट जिसमें दोनों ही कॉस्ट हो, वेरिएबल भी हो कुछ कंपोनेंट, फिक्स भी हो कुछ कंपोनेंट, तो उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और इसको सेमी फिक्स कॉस्ट भी बोल देते हैं, इसको हम मिक्स्ड कॉस्ट भी बोल देते हैं। बड़े आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अब हम थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करने लगे हैं। एक एग्जांपल की मदद लूंगा, आपको बात सारी बढ़िया से समझ में आएगी। मान लीजिए हम 5 यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, और इन 5 यूनिट्स की जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो मान लो लगती है 100 रुपए की। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम यूनिट डबल बनाना शुरू कर दें, मतलब 5 का 10 यूनिट कर दें, तो क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जानी चाहिए? हाँ सर बिल्कुल होगी। वेरिएबल कॉस्ट होती यही है कि अगर आपका आउटपुट डबल होगा तो कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। मान लो मैं 10 का भी 20 यूनिट बनाना शुरू कर दूं, मतलब मैंने फिर डबल कर दिया, तो क्या हमारी फिर कॉस्ट डबल हो जाएगी? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर डबल हो जाएगी। इसका मतलब कहने को ये है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट हम देखें तो जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती जाती है। लेकिन ये तो हुई वेरिएबल कॉस्ट टोटल, ठीक है। मैं आपसे अगर कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ तो आप क्या कहोगे? सर 100 रुपए 5 यूनिट की कॉस्ट है, डिवाइड करके निकाल लो, कितना आएगा? 20 रुपए आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 200 रुपए 10 यूनिट की कॉस्ट है, डिवाइड करके निकाल लो, अरे तो फिर से 20 रुपए आ गया। ये 400 रुपए 20 यूनिट की कॉस्ट है, इसको डिवाइड करके निकालो, फिर से 20 रुपए आएगा। हम यहां पर वेरिएबल कॉस्ट का नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचर क्या दिख रहा है हमको कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जब हम टोटलिटी में देखते हैं, अमाउंट वाइज देखते हैं, तो वो बढ़ती जाती है अगर हमारा आउटपुट बढ़ता रहता है, और इस तरीके से घटती जाएगी अगर हमारा आउटपुट घटता जाएगा। लेकिन जब हम वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कंप्यूट करते हैं तो वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान रखना, हमेशा कांस्टेंट रहती है।
अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई करे, वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट वैसे हम कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम उसको टोटलिटी में देखेंगे, अमाउंट वाइज देखेंगे, तो वो बढ़ेगी अगर आउटपुट बढ़ेगा, घटेगी अगर आउटपुट घटेगा। लेकिन अगर हम पर यूनिट निकालेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसलिए हमारे लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो टोटल जानना इतना जरूरी नहीं है। हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की जानना बहुत जरूरी है। आती है बात समझ में? अब हमारा जो हमने अभी जो हमारा दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का और इन डेप्थ एनालिसिस है, वो बेसिकली पहले हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर पर यूनिट निकालोगे तो वो कांस्टेंट दिखेगी, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। लेकिन अगर टोटल निकालोगे तो वो वेरी करेगी। हाँ बिल्कुल वेरी करेगी, है कि नहीं? चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट की। अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूं तो फिक्स कॉस्ट का नाम ही क्या है कि वो फिक्स रहती है। मान लो हमारे जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 रुपए है, तो भाई 5 बनाओ, 10 बनाओ या 20 बनाओ, वो कितनी रहेगी? 10,000 ही रहेगी। अगर 10,000 है तो नहीं, नाम में ही फिक्स है उसके। अच्छा, अगर मैं यहां पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूं तो आप क्या कहोगे? सर 10,000 रुपए आपने खर्च किया है और मात्र 5 यूनिट बनाए हैं, जरा बताना कितना आएगा ये एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट? सर 10,000 डिवाइड बाय 5, 2,000 रुपए आता है। यहां हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रही लेकिन हमने यूनिट बढ़ा दिए, तो हमारा अब कितना आएगा? 1,000 आएगा। यहां पर 10,000 डिवाइडेड बाय 20 यूनिट बना दिए, कितना आएगा? 10,000 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया? 500 रुपए पर यूनिट हो गया। मान लो मैं किसी साल में 20 छोड़ो 10,000 यूनिट ही बना लेता हूं। अगर 10,000 यूनिट बना लोगे तो ये कॉस्ट मात्र 1 रुपया हो जाएगी, और 1 लाख बना लोगे कभी तो 10 पैसे हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो फिक्स कॉस्ट है वो अगर मैं टोटलिटी में देखूं, उसका मैं टोटल अमाउंट देखूं, तो वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं इसी को पर यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो वो वेरी कर रहा है। अब बात देख रहे हो, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है बार बार? क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है ना, न्यूमरेटर सब में 10,000 है, ऊपर 10,000 है, और नीचे अगर मैं यूनिट्स बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो ये ऑफ कोर्स पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी घटेगी। इसलिए फिक्स कॉस्ट मेरे लिए जो मायने रखती है वो टोटलिटी में मायने रखती है, पर यूनिट हमारे लिए रिलायबल नहीं है। इसलिए हम फिक्स कॉस्ट हमेशा पर यूनिट नहीं, टोटल जानने की इच्छा रखते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट हमेशा कोई टोटल बता दे, क्योंकि वही है रिलायबल फिगर, वही कांस्टेंट रहेगी हमेशा, पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहेगी। ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट के लिए उल्टा है। वेरिएबल कॉस्ट हम हमेशा चाहेंगे कि हमें कोई पर यूनिट बता दे, लेकिन फिक्स कॉस्ट हम हमेशा चाहेंगे कि हमें टोटल बता दे तो बढ़िया है। आती है बात समझ में? अब आगे का एक असम्पशन सुनो। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम मान के चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज अनलेस क्वेश्चन खुद बता दे। क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमने क्योंकि ज्यादा खरीद लिया तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया, अगर वो ऐसा कहेगा तो हम चेंज कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, और ऐसे ही अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे फिक्स कॉस्ट अमाउंट वाइज इज कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट बदल सकती है, बदल सकती है। आप मान लो जहां पर रह रहे हो, जहां से भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसका लैंडलॉर्ड जो है वो कहता है भाई साल पूरा हो गया, बढ़ाओ, रेंट बढ़ाओ 10% से। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। कह रहा नहीं बढ़ाते तो खाली कर दो, ऐसे धमकी दे रहा है, तो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से बदल सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमेशा क्या मानते हैं? कांस्टेंट। नाम की तो इज्जत देनी पड़ेगी ना। इसलिए अब हम यहां पर क्या बात करने जा रहे हैं, हमारे लिए ध्यान रखना। अब हम एक फाइनल कंक्लूजन यहां पर निकाल रहे हैं कि पहले तो फिक्स कॉस्ट देखो क्या है कि पर यूनिट वेरी करेगी, हाँ जी वेरी करेगी, और अगर हम टोटल देखेंगे तो कांस्टेंट रहेगी। हमें फोकस करना है कांस्टेंट पर। वेरिएबल कॉस्ट हमारे लिए पर यूनिट जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट हमारे लिए अमाउंट वाइज जानना ज्यादा जरूरी रहता है क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? फिर मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उस केस में हम ये मान के चल देंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट जो टोटल है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्वेश्चन बदलने के लिए कहेगा तो बदल देंगे, क्या प्रॉब्लम है? चलिए अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज आपको लगेंगे देखने में तो काफी आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए जरूरी है। तो आइए जरा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बता रखा है कि यूनिट प्रोड्यूस है 10,000, और डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो आप कौन सी कॉस्ट मान के चलेंगे? कौन सी कॉस्ट है ये? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल बता रखा है 120 रुपए पर यूनिट। ध्यान रखना, हमें वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की ही चाहिए होती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की निकालें अगर नहीं दे रखी तो।
उसने हमसे मांगा है कि बता दीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6000 यूनिट्स पे कितने लगेगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6000 यूनिट्स पे कितने लगेगी, ये भी कोई पूछने की बात थी। क्या करोगे आप बताइए, एक यूनिट की 120 रुपए है, तो 6000 यूनिट्स के लिए कितनी होगी, 6000 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये 7,20,000 रुपए आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कुछ मुश्किल नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, ये बात आपके दिमाग में बिठाने के लिए कि कौन सी कॉस्ट हमें कैसे चाहिए और कौन सी कॉस्ट कैसे चाहिए, उसके लिए ये बेसिक एग्जांपल जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी आप देखेंगे हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है। कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। यहां पर कितने के लिए मांगी है, 8000 के लिए मांगी है। तो 8000 के लिए अगर मांगी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर हमें निकालनी हो 8000 यूनिट्स के लिए, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 इंटू 8000 करेंगे तो शायद 9,60,000 आना चाहिए। 9,60,000 का मतलब हो गया हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वापस से दे रखा है जो एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन इस बार टोटल दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट कभी टोटल नहीं चाहिए अपने को, हमें वेरिएबल कॉस्ट दिमाग में रखिए कैसे चाहिए, एक यूनिट की चाहिए, ज्यादा रिलायबल फिगर होती है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जो ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, ये 5000 यूनिट्स के लिए है। अगर ये 5000 यूनिट्स के लिए है तो आप क्या ये एक यूनिट की निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, हम एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, इस 2.5 लाख रुपए को 5000 से डिवाइड कर दो। भाई ये 2.5 लाख 5000 यूनिट्स की है ना, तो 5000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2.5 लाख डिवाइड बाय 5000, ये आता है 50 रुपए। बस 50 रुपए एक यूनिट की चाहिए हमें, ये ध्यान रखना है आपको। अब जितने की मांगी है उतने की निकाल दो। इसने हमसे कितने के लिए मांगी है, 7000 यूनिट्स के लिए मांगी है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 7000 यूनिट्स की कैसे निकालोगे, 7000 को 50 से मल्टीप्लाई करके। मैं जानता हूं बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन क्या करूं, जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए जरूरी है। तो 3,50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 3,50,000 मतलब डी इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी हमको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेकिन कैसे दे रखी है, टोटल दे रखी है। टोटल नहीं चाहिए हमें, किसकी चाहिए, एक यूनिट की। और ये कितने यूनिट्स के लिए है, 5000 के लिए है। तो हम फिर से क्या करेंगे, पहले एक यूनिट की निकाल लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये 5000 के लिए है। ये भी कितना आ जाएगा, 2.5 लाख डिवाइड बाय 5000, 2.5 लाख डिवाइड बाय 5000, 50 रुपए आता है। सेम ही तो आएगा सर, ऊपर वाला ही तो है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स की निकालनी हो तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख रुपए आएगा। ए इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन है, खुश मत होना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपका बेस तैयार करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड है, और फिक्स कॉस्ट हमेशा हमें चाहिए होती है अमाउंट वाइज। ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट हमें कैसे हमेशा चाहिए होती है, अमाउंट वाइज। क्या अमाउंट वाइज दे रखी है, दे रखी है। कितनी है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब आप चाहे ये 10,000 यूनिट की बात करो या 6000 की बात करो या 12,000 की बात करो, आप मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड। नाम की तो कुछ इज्जत रख ले हम, नहीं, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसका मतलब कोई भी लेवल हो, इट विल रिमेन 5 लाख। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर रहेगा हमारा यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी लेवल हो, इट विल रिमेन 5 लाख। नहीं, इसके नीचे आप लिख भी लीजिए कि 6000 यूनिट्स हो या फिर 12,000 यूनिट्स हो, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्योंकि फिक्स्ड है, ये दोनों पे ही कितनी रहने वाली है, 5 लाख ही रहने वाली है। जानते हो ये जो बेसिक डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, अगर मैं ये ना करूं तो देखो बच्चे किस तरह की छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को कहूं करने के लिए, तो स्टूडेंट्स को क्या लगेगा, अच्छा सेलिंग खर्चा है 30 रुपए यूनिट दे रखा है, हमें 8000 और 12,000 पे कंप्यूट करना है। तो बच्चों को लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये तो इजीली हो जाएगा। 8000 पर मांगा है और 12,000 पर मांगा है, तो करना क्या है, एक बार 30 को 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 12,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये कि 240 आ गया और 3,60,000 आ गया। ये बच्चों को लगता है कि ठीक है, पर ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा आपने जब बदल दी कॉस्ट, 8,000 पे अलग निकाल रहे हो, 12,000 पे अलग निकाल रहे हो, तो आपने तो उसको वेरिएबल मान लिया। जब आप 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो, आप तो ये वेरिएबल खर्चा मान रहे हो। और ये वर्ल्ड की थोड़ी तो इज्जत रखते हैं,
खर्चा फिक्स्ड है, खर्चा फिक्स्ड है तो फिक्स खर्चे का फीचर क्या होता है, इट विल रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो ये फिक्स कहाँ रहा, ये तो बदल दिया आपने, तो फिक्स हो गया, ये तो वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल खर्चा तो ये है नहीं, साफ साफ लिखा है फिक्स है। तो अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, अगला जो यहां पर कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो ये कि अगर आपको खर्चा फिक्स खर्चा पर यूनिट दे रखा हो, और ट्रैप है, ध्यान से संभल के कैलकुलेशन करती है, फिक्स खर्चा अगर पर यूनिट है तो वो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट सिर्फ उसी लेवल के लिए एप्लीकेबल होती है जिस लेवल पर वो गिवन हो। यहां पर ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे तो रखी है, लेकिन किस लेवल पर है, ये 10,000 यूनिट्स के लेवल पर है, तो सिर्फ ये 10,000 के लिए ही एप्लीकेबल है। और हमने आपको बोला कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी भी रिलायबल नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में देखी जाती है, वो अमाउंट वाइज रिलायबल होती है। अगर अमाउंट वाइज नहीं है, टोटल नहीं है, फर्स्ट कंप्यूट इट, पहले आपको टोटल निकालनी पड़ेगी और वो टोटल फिर जो है आप यूज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये 30 रुपए एप्लीकेबल है, एक यूनिट का 30 रुपए है हम मान रहे हैं, लेकिन किस लेवल के लिए, ओनली फॉर दिस 10,000। मैंने जो पीछे एग्जांपल दिया, यहां पर हमने ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली 2000, ये 2000 एप्लीकेबल है, एक यूनिट की 2000 है, लेकिन किस लेवल के लिए, सिर्फ इन 5 यूनिट्स के लिए। 2000 इंटू 5 करोगे 10,000 आएगा। ये 1000 एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ कौन से लेवल के लिए, जिस लेवल पर निकाली गई, किस लेवल पर निकाली गई, 10 यूनिट्स के लिए, तो 1000 इंटू 10 करके भी 10,000 आएगा। यहां पर 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 10,000 आएगा। यहां पर 1 रुपए को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहां पे 10,000 माने थे। कहने का मतलब ये कि फिक्स कॉस्ट अगर पर यूनिट दे रखी है तो वो सिर्फ उसी लेवल पर एप्लीकेबल है जिस लेवल पर वो गिवन है। तो यहां पर वो लेवल क्या है, यहां पर वो जो लेवल है वो है 10,000। तो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट यहां पर जो है हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे भाई सेलिंग कॉस्ट जो फिक्स है वो कैसे निकालोगे आप, सेलिंग कॉस्ट फिक्स कैसे निकालोगे, 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 3 लाख। अब हमारे पास ना अमाउंट वाइज आ गई, हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए भी कैसे होती है, अमाउंट वाइज चाहिए होती है। नाउ दिस अमाउंट विल रिमेन फिक्स फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये 3 लाख फिक्स ही रहेगा, क्योंकि ये 3 लाख एक बार निकलने के बाद अब नहीं बदलेंगे, क्योंकि फिक्स करते हैं ना। हमने कहा कि 30 रुपए पर यूनिट होगी, लेकिन बताओ किस लेवल पर है, ये 10,000 के लेवल पर है, तो हमने कहा 10,000 से मल्टीप्लाई करना, खबरदार किसी और लेवल से मल्टीप्लाई किया, हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लाख आ गया। अब ये 3 लाख जो है ये हर लेवल के लिए 3 लाख है। कहने का मतलब ये है कि अब यहां पे उसने हमसे 8,000 यूनिट्स पर मांगी है और 12,000 यूनिट्स पर मांगी है, तो ये दोनों ही लेवल के लिए 3 लाख ही रहेगी, चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल हो। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, 3 लाख 3 लाख, सी इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यूनिट प्रोड्यूस दे रखे हैं 1 लाख यूनिट्स, इंस्पेक्शन कॉस्ट कुछ दे रखी है 5 लाख रुपए की, ब्रैकेट में लिखता है 80% वेरिएबल है। जैसे ही इसने लिखा ना कि इसमें से 80% वेरिएबल है, इसका मतलब 20% कंपोनेंट फिक्स्ड है। और ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी हो, फिक्स कंपोनेंट भी हो, ऐसी कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, सर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का है। और ध्यान रखें हमारे लिए सेमी में कुछ नहीं होता, हमें तो पता है वेरिएबल और फिक्स बताओ, तो हमें ना इस कॉस्ट को स्प्लिट करना पड़ेगा, वेरिएबल पोर्शन अलग करना पड़ेगा, फिक्स पोर्शन अलग करना पड़ेगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, फिक्स कॉस्ट हमेशा हमको चाहिए होती है टोटल। ये बेसिक डिस्कशन सिर्फ इसी बात के लिए है कि आपके दिमाग में ये बिठा दूं कि फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है टोटल और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चाहिए होती है एक यूनिट की, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। अब जरा देखिए यहां पर हम अगर इस वाली कॉस्ट का पहले फिक्स कंपोनेंट देखें तो फिक्स कंपोनेंट इसमें कितना है, इस इंस्पेक्शन कॉस्ट में फिक्स कंपोनेंट कितना होगा, सर अगर 80% वेरिएबल है तो 5 लाख का 20% ये हो जाएगा फिक्स कंपोनेंट। हमें फिक्स कॉस्ट कैसे चाहिए होती है, अमाउंट वाइज चाहिए होती है, निकल गया। हमारे लिए यही रिलेवेंट है कि इस इंस्पेक्शन कॉस्ट में इस 5 लाख में 1 लाख का जो कंपोनेंट है वो फिक्स पोर्शन है और बाकी का पोर्शन कौन सा है, बाकी का पोर्शन जो है वो वेरिएबल पोर्शन है। तो वेरिएबल पोर्शन 4 लाख हो जाएगा। 5 लाख का 80% अगर हम कंप्यूट कर लेते हैं तो 4 लाख आएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है वो हमारे लिए टोटल नहीं, एक यूनिट के लिए एक यूनिट का मैटर करता है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई पहले हमें एक यूनिट का निकाल के बता दो।
तो 4 लाख कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 4 लाख 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट है, ₹4 पर यूनिट। जब आप ना फिक्स कॉस्ट अमाउंट निकाल लें और वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की निकाल लें, तब आप तसल्ली से बैठे। हाँ, अब हमने कर लिया है, अब बताओ क्या मांगा है। अब उसने हमसे मांगा है कि ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है ना, ये 2 लाख यूनिट पर निकाल दो। निकाल देंगे, अब क्या प्रॉब्लम है? 2 लाख यूनिट पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब हमसे 2 लाख यूनिट पर मांगी। पहले वेरिएबल वाला पोर्शन, वेरिएबल वाला पोर्शन 2 लाख, एक यूनिट का 4 रुपए है, तो 2 लाख यूनिट का 8 लाख होगा। और फिक्स्ड वाला पोर्शन तो फिक्स ही रहता है ना, वो हमारा कितना निकाल चुके हम? 1 लाख। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा? 9 लाख। आती है बात समझ में? कोई मुश्किल इसमें होनी तो नहीं चाहिए। तो हमने कहा भाई फिक्स कॉस्ट टोटल और वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 9 लाख इज द आंसर। ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखी है 10 लाख रुपए की और ब्रैकेट में लिखा है 40% वेरिएबल है। इसका मतलब ये कॉस्ट भी यहां पर कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि इसमें भी कुछ कंपोनेंट वेरिएबल है और कुछ कंपोनेंट जो है वो फिक्स नेचर का है। हमें स्प्लिट करना है पहले, और हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए अमाउंट वाइज, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए एक यूनिट की। तो आइए जरा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर अगर इसका वेरिएबल कॉम्पोनेंट लिखे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहां पर हो जाएगी 10 लाख रुपए का 40% वो बोलता है वेरिएबल पोर्शन है। इसका मतलब 4 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमें टोटल नहीं चाहिए होती, वो हमें एक यूनिट की चाहिए होती है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पर जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये 50,000 के लेवल पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस 4 लाख को 50,000 से डिवाइड कर देता हूं, जो कि मेरे ख्याल से 8 रुपए यूनिट आएगा, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमको पता लग गई। वेरिएबल कॉस्ट हमें एक यूनिट की ही चाहिए होती है और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमें टोटल चाहिए होती है। तो अगर 40% वेरिएबल पोर्शन है तो 10 लाख का 60% बेसिकली कौन सा पोर्शन होगा? फिक्स पोर्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 लाख रुपए जो है वो फिक्स कॉस्ट है। ये हमारे लिए आ गया। फिक्स कॉस्ट हमें अमाउंट वाइज चाहिए होती है। अब देख लो मांगी किस पे गई है? प्रिंटिंग कॉस्ट मांगी गई है 1 लाख यूनिट्स पर, तो अब हम इसको 1 लाख यूनिट्स पर निकाल देते हैं। 1 लाख यूनिट्स, इसका जो वेरिएबल पोर्शन है वो 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8 लाख। फिक्स पोर्शन के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो हमने निकाल रखा है, तो वो तो 6 लाख हम एज इट इज यूज कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 14 लाख। ठीक है जी, तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 7 और 8 से कैसे डिफरेंट है? यहां पर ना हमको पर यूनिट डेटा दिया हुआ है और यह भी बोला हुआ है कि इसमें 20% फिक्स्ड है। इसका मतलब कॉस्ट तो ये भी सेमी वेरिएबल ही है, लेकिन इस बार देने का अंदाज बदल गया। पहले टोटल दे रखी थी, इस बार हमें पर यूनिट दे रखी है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ये देखता हूं कि जो फिक्स कॉस्ट इसमें 20% है, इसका मतलब वेरिएबल पोर्शन इसमें 80% होगा। तो मैं यहां पर चाहूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सीधे सीधे निकाल भी सकता हूं। इस 10 रुपए का आप 80% कर लीजिए तो 8 रुपए आता है, और हमें वेरिएबल कॉस्ट वैसे भी एक यूनिट की चाहिए होती है। वेरिएबल कॉस्ट को लेके हमारा काम हो गया। लेकिन अब क्योंकि ना यहां पर मैं क्योंकि देखता हूं कि 20% फिक्स्ड है, आपकी पहले तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ही निकलेगी। और कैसे निकलेगी? 10 का 20% करके। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी भी रिलायबल नहीं होती, वो हमें हमेशा कैसे चाहिए होती है? टोटालिटी में, अमाउंट वाइज चाहिए होती है। और अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है तो वो ट्रैप हो सकता है। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको उसे अमाउंट में कन्वर्ट करना है, और वो अमाउंट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। ये पर यूनिट डेटा कौन से लेवल के लिए एप्लीकेबल है? ये पर यूनिट डेटा 1 लाख यूनिट्स के लेवल पर एप्लीकेबल है। तो पहले हम इस फिक्स कॉस्ट को टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे, और टोटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जिस लेवल पर ये दे रखी है उससे ही मल्टीप्लाई करके।
और जैसे ये हमारा 2 लाख आ गया, अब हम कह सकते हैं दिस 2 लाख विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। अब देखो उसने हमसे मांगा किस पर है, उसने हमसे सेलिंग खर्चे मांगे हैं 8000 यूनिट्स पर मांगे हैं। तो आइए जरा निकाल देते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो हो चुका। पहले वेरिएबल पोर्शन देख लेते हैं। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो गया 64,000। और जो फिक्स वाला पोर्शन है वो तो हमें पता ही है 2 लाख रुपए है, वो तो बदलेगा नहीं। तो हमारा ये जो हो गया टोटल हो गया 2,64,000। ठीक है जी। 2,64,000 जो है वो हमारे ऑप्शंस में सी है। तो सी हमारा जो हो गया फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है कि क्लैरिटी जो है वो काफी इंप्रूव हुई होगी आपकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर भी हमको सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दे रखे हैं उसने 5 रुपए, और बोलता है 20% वेरिएबल है। तो अगर 20% वेरिएबल होगा तो हम पहले यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सीधे सीधे निकाल सकते हैं। उसके लिए तो हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 5 का 20% लो और निकल गया। कितना हो गया, ये 1 रुपया हो गया। और जो फिक्स कंपोनेंट है वो हमें अमाउंट वाइज चाहिए होता है। तो पहले फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। यहां पर कैसे निकलेगी, 5 का 80% कर लो या 5 में से 1 रुपया माइनस कर लो, ये हो गया 4 रुपए। मैंने आपको कहा कि फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट रिलायबल नहीं होती है, तो हमें वो टोटल चाहिए होती है। तो फिक्स कॉस्ट टोटल हमारी कैसे निकलने वाली है, हम 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारी आ जाएगी 2 लाख रुपए। ठीक है जी। अब आप देख लो कि हमसे किस पर मांगा है, 12,000 पर मांगा है। तो ये लो जी 12,000 पर कंप्यूट कर देते हैं। 12,000 यूनिट्स पर हमें सबसे पहले वेरिएबल पोर्शन चाहिए होगा। 12,000 इंटू 1, 1 रुपया यूनिट है ना, और फिक्स कॉस्ट हमारी 2 लाख रुपए है। खत्म। 2,12,000, 2,12,000 मतलब 20 द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है। आइए जरा देख लेते हैं। देखो जो कह रहा है कॉस्ट हमें दे रखी है वो 5,000 यूनिट्स के लेवल पर दे रखी है। और कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट का नाम है मटेरियल कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि 4 अगर एग्जांपल्स हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड। इसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट भी होता तो मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट मानता, लेकिन इसने खुद ही बोल दिया कि ये 100% वेरिंग कॉस्ट है, मतलब 100% वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कोई फिक्स पोर्शन नहीं है। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमारे लिए कौन सी रिलायबल होती है, पर यूनिट की टोटल, सर वो पर यूनिट रिलायबल होती है। ये 2.5 लाख रुपए की जो कॉस्ट है वो 5,000 यूनिट्स के लेवल पर है। तो 2.5 लाख को 5,000 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं, ये आता है 50 रुपए यूनिट। और आपको किस लेवल पे निकालनी है, आपको 4,000 के लेवल पे निकालनी है। तो बात खत्म हो गई। आपको यहां पर मटेरियल कॉस्ट चाहिए 4,000 यूनिट्स के लेवल पर। तो 4,000 को 50 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है, देखो 2 लाख ही आ रहा है ना। हाँ जी सर 2 लाख ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखते हैं, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन का ही एक्सट्रैक्ट है। कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट कैपेसिटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट दे रखी है, डेप्रीसिएशन बोला हुआ है और यहां लिखा हुआ है ये 100% फिक्स्ड है। जब बोल दे 100% फिक्स्ड है तो हमें तो अमाउंट चाहिए और उसने अमाउंट ही दे रखा है, बात ही खत्म हो गई। अब चाहे वो किसी भी लेवल पर मांगे, ये 1 लाख ही रहने वाला है। इसका मतलब 6,000 यूनिट्स पे भी ये कितना रहेगा, 1 लाख ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और इसके नीचे आप एक लाइन भी लिख लीजिए। क्या लाइन लिखेंगे, डेप्रीसिएशन एट 6,000 यूनिट्स will remain same as it is fixed cost. क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आप देखोगे तो यहां पर बोलता है 80% वेरिंग है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि हमें स्प्लिट करना पड़ता है। तो आइए जरा स्प्लिट कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम, स्प्लिट करने में कोई मुश्किल थोड़ी है। पहले हम यहां पर
वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 80% वेरिंग बोली है तो 12,500 का 80% अगर हम करते हैं तो वो आता है 10,000 आना चाहिए। एक बार चेक करके बताओ। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, 10,000 ही आता है। लेकिन ये तो टोटल हो गया, हमें वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का चाहिए होता है, तो 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 5,000 यूनिट्स के लेवल पर है, तो 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक यूनिट का निकल आएगा, जो कि कितना आएगा, 2 रुपए। और फिर हमें फिक्स कंपोनेंट चाहिए होगा। 12,500 का अगर 80% वेरिएबल है तो 20% कितना होगा, 20% हो जाएगा 2,500। ठीक है जी, ऐसे ही हो ना। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई अमाउंट वाइज और वेरिएबल कॉस्ट आ गई एक यूनिट की। कितने लेवल पर मांगा है, 6,000 के लेवल पर मांगा है, तो अब तो कोई और इशू होना ही नहीं चाहिए, हो ही गया, खत्म ही हो गया। 6,000 यूनिट्स के लेवल पर मांगा है, तो जो वेरिएबल वाला पोर्शन हो जाएगा वो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 12,000, और जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है वो 2,500। ये हो गया हमारा 14,500। C is the answer. देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, वहां पर क्वेश्चन ने खुद ही एक्सप्रेस कर दिया था कि भाई देखो इसमें इतना पोर्शन फिक्स्ड है, इतना पोर्शन वेरिएबल है, और आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे वो क्लियरली खुद से नहीं बताएगा, वो कहेगा इशारों से समझ लो कि ये फिक्स कॉस्ट है, कि वेरिएबल कॉस्ट है, कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और वो इशारों से हमें कैसे समझना है, इसी पर अब हमें फोकस करना है। और ये क्वेश्चंस ना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, उसने हमें 2 लेवल पर सैलरी की कॉस्ट दे रखी है। सैलरी की कॉस्ट 2 लेवल पर कौन कौन से, 6,000 यूनिट्स पर और 9,000 यूनिट्स पर। यहां तो कोई भी देख के बता देगा कि ये फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों लेवल पर सेम कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जो 2 लेवल पर सेम हो, ऐसी कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये कि अगर ये मुझसे 7 और 8,000 रुपए मांग भी रहा है तो मैं क्या आंसर दूंगा, 28,000 ही रहेगा दोनों पर, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। तो पहले इसके नीचे एक लाइन लिख लो, salaries cost is same under both the levels, thus we can say that it is a fixed cost। तो 7,000 यूनिट्स पर हो या 8,000 यूनिट्स पर हो, ये जो सैलरीज की कॉस्ट है ये 28,000 ही रहने वाली है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को देख के आप ये तो क्लियरली बता सकते हैं कि भाई ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट होती तो दोनों जगह सेम अमाउंट होता। यहां पर ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब अब या तो ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और मैं आपको अब एक तरीका बताता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। आप क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करना, दोनों लेवल्स पर, जो 2 लेवल्स दे रखे हैं, दोनों लेवल पर ना एक यूनिट की कॉस्ट निकालना। जैसे यहां पर 42,000 6,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, और ये 63,000 जो है ये 9,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। दोनों लेवल्स पर आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालना। अगर वो सेम आ जाए, जैसे कि यहां पर आ रही है 7 रुपए 7 रुपए, अगर ये सेम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है ना, ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। हमने ये बात देखी कि वेरिएबल कॉस्ट का बेसिक नेचर होता है कि वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। यहां पे भी 7 रुपए, यहां पर भी 7 रुपए, इसका मतलब ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर आप इस तरीके से सोचें कि भाई 42,000 जो कॉस्ट है ये 6,000 यूनिट्स की है, तो अगर हम 9,000 की निकालना चाहें और अगर ये 63,000 ही आ जाए, इसका मतलब, क्योंकि ये 63 है, अगर ये 63 आ जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। आप या तो दोनों लेवल्स पर एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लो, सेम आ जाए, वेरिएबल समझ लो, या फिर आप ऐसे करके देख लो। ऐसे करने पर अगर ये 63 आ रहा है, इसका मतलब ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर 100% वेरिएबल कॉस्ट है, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर 100% वेरिएबल कॉस्ट है तो हमें क्या चाहिए होती है, एक यूनिट की चाहिए होती है, और वो हमने देख ली 7 रुपए है। तो 7,000 यूनिट्स पर कितनी होनी चाहिए, 7,000 इंटू 7,
49,000, और 8,000 यूनिट्स पे कितनी होनी चाहिए? 8,000 इंटू 7 मतलब 56,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49 और 56। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी एक लाइन आप यहां पे लिखिए, इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट पर यूनिट is same in both the levels of production, thus we can say that it is a variable cost। और अब आप कैलकुलेट भी कर लीजिए, 7,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, कॉस्ट का नाम क्या है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल है। $49,000, 7,000 इंटू 7 56,000, 8,000 इंटू 7 तो 49 और 56, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में साफ साफ दिख रहा है कि ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि अमाउंट यहां पर अलग अलग है। इसका मतलब हमारा जो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये देखना होगा कहीं ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें दोनों लेवल्स पर पहले एक यूनिट की कॉस्ट निकाल के देखनी है। हम 16,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे, फिर यहां पर 20,500 को 9,000 से डिवाइड करेंगे, और हम देखते हैं पहले कितना कितना आ रहा है। 16,000 को 6,000 से डिवाइड करके आता है 2.67, और 20,500 को 9,000 से डिवाइड करके आता है 2.27। इसका मतलब ये कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ये सेम होते तो हम बोलते ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब दोनों अलग आने का मतलब ये हो गया फिक्स ये थी नहीं, वेरिएबल। अब ये हमने देख लिया ये वेरिएबल भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें से फिक्स्ड पोर्शन को अलग करें, वेरिएबल पोर्शन को अलग करें। वेरिएबल पोर्शन एक यूनिट का चाहिए, फिक्स पोर्शन टोटल चाहिए। ये बात समझ में आती है? अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि देखिए पहले हमारी कॉस्ट जो थी 2.67 पर यूनिट थी, उसके बाद 2.27 हो गई, कम हो गई। हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। कम होने के पीछे पता है कारण क्या है? कि इस कॉस्ट के अंदर, इस 20,500 के अंदर 100% कुछ ऐसा पोर्शन है जो फिक्स्ड नेचर का है। अगर फिक्स कॉस्ट को अगर आप यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती जाएगी। अब क्योंकि ये गिरा है, इसका मतलब 100% इसके अंदर कुछ फिक्स पोर्शन है, और फिक्स पोर्शन होने का मतलब जो है कि ये सेमी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पोर्शन भी है, वो भी साफ साफ दिख रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ी है। और लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती तो दोनों जगह हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट थी वो सेम आती, जो यहां पर नहीं आई। अब हमें इसको स्प्लिट कैसे करना है? स्प्लिट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? पहले वो फॉर्मूला लिखिए जिसकी मदद से स्प्लिट होगा, फिर मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। स्प्लिट करने का एक तरीका है कि आप क्या करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। मुझे बताइए दो लेवल्स की कॉस्ट में चेंज कितना है? सर 20,500 जो है 16,000 से हुई, मतलब 4,500 का चेंज है। यूनिट्स में चेंज कितने का है? 9,000 यूनिट्स हो गए 6,000 से। इसका मतलब ये कॉस्ट में चेंज जो है वो 4,500 का है, और यूनिट्स में जो चेंज है वो 3,000 यूनिट्स का है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आ गई वो 1.5 पर यूनिट आ गई। ये क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप एक सुनहरे डब्बे में डाल लो ऐसे, ठीक है? इसकी मदद से हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाती है। चलिए आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूला से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट कैसे हो गई। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, जब आप कह रहे हो कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर भी कुछ फिक्स कंपोनेंट है और इसके अंदर भी कुछ फिक्स कंपोनेंट है।
मान लीजिए वो फिक्स कंपोनेंट 7,000 रुपए है, इसका मतलब अगर इसके अंदर भी 7,000 फिक्स्ड है, इसके अंदर भी 7,000 फिक्स्ड है, तो ये जो चेंज आया होगा ये सिर्फ वेरिएबल पोर्शन की मदद से ही आया होगा। भाई फिक्स पोर्शन तो बदला ही नहीं है, जो बदलाव आया है वो किस वजह से आया है, जो उसका वेरिएबल पोर्शन है उसकी वजह से बदलाव आया है। क्योंकि जो बदलाव है वो वेरिएबल पोर्शन की मदद से है, तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और वो कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, जितने यूनिट्स हमने बढ़ाए हैं। यहां पर हमने कितने यूनिट्स बढ़ाए हैं, 3,000, और यहां पर हमारा चेंज कितने का आया, 4.5। भाई फिक्स कंपोनेंट तो दोनों जगह ही सेम रहा होगा ना, जो बदलाव आया है वो कौन सी वाली कॉस्ट की वजह से आया होगा, वेरिएबल कॉस्ट। और वो कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितने यूनिट्स का चेंज है, मतलब जो ये वेरिएबल कॉस्ट है वो 3,000 यूनिट्स की है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद है, यहां पर मुझे बताइए इन दोनों लेवल्स में, अभी क्वेश्चन किया था, इन दोनों लेवल्स में चेंज कितना था। सर इन दोनों लेवल्स की कॉस्ट में चेंज था 21,000। भाई देख लो 42, 63, 21,000 का चेंज है। यूनिट्स में कितना चेंज है, सर यूनिट्स में है 3,000। अरे अभी भी तो 7 रुपए आया है, अभी भी तो 7 रुपया है। इसका मतलब अगर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये किया होता, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, वहां पर भी हमारी 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आती, इसलिए यहां पर भी आ रही है। अब यहां आपने जब 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, और हमें वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की चाहिए होती है, हमारे लिए रिलायबल फिगर कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमने वो निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कैसे चाहिए होती है, टोटल अमाउंट वाइज चाहिए होती है। अब आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी लेवल पकड़ो और एक से भी, किसी से भी फिक्स कॉस्ट निकाल लो। हमें बताइए फिक्स कॉस्ट निकालने का क्या तरीका होना चाहिए। सर फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका होना चाहिए, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लीजिए। जो पहले वाला लेवल है उस पर कितनी टोटल कॉस्ट है, 16,000। वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी होगी, सर 6,000 यूनिट्स है, एक यूनिट की तो हमने निकाल ली, अब 1.5 है। इसका मतलब 16,000 में से अगर हम 9,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 7,000 आएगा। सर एक बार दूसरे वाले लेवल पे भी करके दिखाओ ना। हाँ हाँ देखो देखो, बिल्कुल देखो, दूसरे वाले लेवल पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 20,500। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, सर दूसरे वाले के यूनिट्स कितने हैं, 9,000 यूनिट्स हैं। 9,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 20,500 माइनस 9,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13,500 आता है। अभी भी आप देख लो कितना आ रहा है, 7,000 ही आ रहा है ना, बदल थोड़ी जाएगी। आप किसी भी लेवल को पकड़ो और फिक्स कॉस्ट निकाल लो। अब हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की चाहिए होती है, निकाल ली। फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए होती है, वो भी निकाल ली। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें निकाल के दिखाया कि 7 रुपए की जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है, जरा इसमें फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखाना। इसमें तो फिक्स कॉस्ट नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कहा था 100% वेरिएबल है। मैंने कहा हाँ निकाल के देख लो। यहां अगर आप फिक्स कॉस्ट निकालने की कोशिश करोगे, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां टोटल कॉस्ट कितनी है, 42,000। 42,000 माइनस 6,000 यूनिट्स पर है, इंटू 7। आप देख लो 42 माइनस 42 कितना होता है, 0। मतलब ये कि अगर मान लो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें 100% वेरिएबल कॉस्ट थी, यहां पर भी अगर आप ये फॉर्म लगाते चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, तो आपको पहली बात वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती। और अगर आप फिर फिक्स कॉस्ट कंप्यूट करने की कोशिश करते, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, वो 0 निकल के आएगी। मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक कर लो, मांगा क्या है। सर इसने हमसे मांगा है 7,000 और 8,000 के लेवल पर कॉस्ट मांगी है। ये जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर 7,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, पहले वेरिएबल कॉस्ट 7,000 इंटू 1.5, 8,000 इंटू 1.5, है ना, ऐसे ही होगा ना। ये 10,500 हो गया, ये 12,000 हो गया। फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली 7,000 ईच है, वो तो सेम ही रहेगी दोनों में। ये हो जाएगा 17,500, ये हो जाएगा 19,000। ठीक है, 17,500 और 19,000, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
आइए जरा, पहले हमें यहां पर भी दिखता है कि ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है क्योंकि यहां पर सेम नहीं है अमाउंट, ठीक है। अब या तो ये वेरिएबल होगी या सेमी वेरिएबल होगी, और हमें पहले चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जगहों पर हम पहले एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते हैं। 10,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे और यहां पर 13,000 को 9,000 से डिवाइड करेंगे। 10,000 को 6,000 से डिवाइड करने पर आता है 1.67, और 13,000 को 9,000 से डिवाइड करने पर आता है 1.44। अरे भाई इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये जो कॉस्ट है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कुछ फिक्स कंपोनेंट भी है, इसमें कुछ वेरिएबल कंपोनेंट भी है, और हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का मैंने क्या तरीका बताया, change in total cost divided by change in units, change in total cost divided by change in units। change in total cost हमारी कितनी हुई सर, 13,000 हो गया 10,000 से, चेंज इन कॉस्ट इज 3,000, और चेंज इन यूनिट्स कितना है, वो भी सर 3,000 ही है, 6 से 9,000 यूनिट्स हो गए। इसका मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 1 रुपी आ गई। अब आपकी चॉइस है, किसी भी एक लेवल को पकड़िए और फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पहले वाले लेवल पर कितनी है, पहले वाले लेवल पर सर 10,000 है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, 6,000 यूनिट्स पर 1 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए लगेगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। आपको अगर दूसरा लेवल यूज करना है तो क्या करोगे सर, दूसरा लेवल भी यूज कर सकते हैं। 13,000 हमारी टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 9,000 यूनिट्स की कितनी होगी, 9,000 रुपए होगी, क्योंकि 1 रुपया यूनिट है। तो यहां पर भी कितना आ रहा है, 4,000 रुपए। क्या हमारा काम पूरा हो गया, हाँ जी सर हो गया। हमें वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की चाहिए होती है 1 रुपी, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें टोटल चाहिए होती है जो कि है 4,000 रुपए। कोई भी एक लेवल पे आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए इसने हमसे मांगा किस लेवल पर है, इसने हमसे 7 और 8,000 के लेवल पर मांगा है। आइए जरा यहां पर भी कैलकुलेट कर देते हैं। 7,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट 7,000 इंटू 1, 7,000, 8,000 इंटू 1, 8,000, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, 4,000 यहां पर भी, 4,000 यहां पर भी। ये हो गया 11,000, ये हो गया 12,000। 11 और 12, डी इज द आंसर। अभी हमने इसी पॉइंट को एप्लीकेबल होते हुए देखा कि हाउ टू स्प्लिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इफ टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी आर गिवन। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कैसे निकालोगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। आपके पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और उस एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट की मदद से आप फिर फिक्स कॉस्ट भी निकाल लीजिए। 2 लेवल्स का आपको डेटा दे रखा होगा, किसी भी डेटा को यूज करके आप क्या निकाल लीजिए, आप फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट कंप्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया, और ये 3 क्वेश्चन आए एक कॉमन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर अमाउंट सेम नहीं है। और इस क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन है। कैसे बताया, आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 में तो आपसे कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए, और अगले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट ही बताइए। ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल पोर्शन भी हो, फिक्स पोर्शन भी हो, वो कौन सी कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल। इसका मतलब क्वेश्चन ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन है, और आपको यहां पर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, आप निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैसे निकलती है सर, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। बताइए जी, चेंज इन कॉस्ट कितना है सर, 84 से 1,02,000 हो गया। चेंज इन कॉस्ट जो है वो 18,000 है, और चेंज इन यूनिट्स कितना है, चेंज इन यूनिट्स जो है वो 30,000 है। इसका मतलब ये कि हमारा चेंज इन कॉस्ट 18,000 रुपए का है, डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स। तो ये तो मेरे ख्याल से 0.6 पर यूनिट आ जाएगी। 0.6 पर यूनिट मतलब ए इज द आंसर, और ए हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है,
नहीं। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की आ जाए, फिर आप दोनों में से कोई भी डेटा यूज करके फिक्स कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप क्या करोगे? आप फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट लोगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे, कोई भी लेवल पकड़ लो, पहला ही लेवल ले लेते हैं, 84,000 की टोटल कॉस्ट है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? 1,20,000 यूनिट से हर एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 0.6 है, 60 पैसे है। तो 84 माइनस 72,000, 12,000। अब मैं दूसरे लेवल पे निकाल के नहीं दिखा रहा, अब आपको समझ में आ गई है बात, ठीक है ना? 12,000 मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में रिक्वायर्ड क्या है, पहले ये अच्छे से पढ़ लेना। उसने हमसे 1,40,000 यूनिट्स पर, ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स मांगा है, टोटल कॉस्ट नहीं मांगा है उसने हमसे। इसका मतलब ये सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन मांगा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स यहां पर निकालें तो हमारे कितने आ जाएंगे? सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन बोला है उसने। 1,40,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, 1,40 इंटू 0.6, ये होता है 84,000। अच्छा मान लो इसने टोटल कॉस्ट मांगी होती, फिर मैं क्या करता? इस 84 में 12,000 की फिक्स कॉस्ट भी जोड़ देता, फिर हमारा आंसर 96 होता। फिलहाल हमारा आंसर क्या है? फिलहाल हमारा आंसर 84 है। तो कई बार प्लीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे भी बेवकूफी बच्चा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आने के लिए बहुत एक्साइटेड है ये क्वेश्चन। आइए जरा रीड करते हैं क्या लिखता है। दी कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान रखिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री अमाउंट्स टू रुपीज 160। मतलब एक यूनिट की कॉस्ट हमको दे रखी है 160 और ब्रैकेट में लिखता है कि 75% वेरिएबल है, दैट मींस ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। व्हेन द प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स, मतलब 10,000 यूनिट जब हम बनाते हैं तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट जो है 160 रुपीज पड़ती है। अच्छा आगे बोलता है अगर हम प्रोडक्शन अपना 25% से बढ़ा दें, 10,000 का 25% होता है 2,500, इसका मतलब 25% से बढ़ाने का मतलब हो गया अगर हमारी प्रोडक्शन 12,500 यूनिट्स हो जाए, इसने सीधे सीधे ना बता के थोड़ा सा घुमा के बता दिया, क्या दिक्कत है? अगर हमारी प्रोडक्शन 12,500 यूनिट्स की हो जाए तो वो पूछता है बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी होगी। ध्यान रखना लेकिन आंसर पर यूनिट मांगा है, टोटल नहीं मांगा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी होगी पर यूनिट। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहां पर जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो हैं 10,000। इंक्रीज इन प्रोडक्शन 25% से कह रहा है ना, तो 10,000 का 25% होता है 2,500। ये हमारा हो गया 12,500 यूनिट्स, ये हमारे लिए मैटर करते हैं। अच्छा जी अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, स्प्लिट करना पड़ेगा ना। 160 रुपए की हमारी कॉस्ट है, 75% वेरिएबल है, तो ये हो जाना चाहिए, करके देखो एक बार, 120 आता है। हमारे लिए ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट ही मायने रखती है, वो हमने निकाल ली। इसके बाद फिक्स कॉस्ट भी पहले तो फिलहाल पर यूनिट निकलेगी। 160 का 25% अगर हम निकालते हैं तो ये 40 रुपए आता है, लेकिन हमारे लिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं, हमारे लिए फिक्स कॉस्ट टोटल निकालना जरूरी होता है। तो फिक्स कॉस्ट हम टोटल अब कैसे निकालेंगे? सर फिक्स कॉस्ट टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 12,500 यूनिट्स को 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे नहीं सर, यही तो हमें गलती हो जाती है, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। हमें अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी होती है तो वो सिर्फ उसी लेवल के लिए होती है जिस लेवल पर वो गिवन हो। ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल है कौन से लेवल के लिए? ये हमें दे रखी है कॉस्ट 10,000 यूनिट्स के लेवल पर, तो ये सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप निकालते हैं तो आप उसी से मल्टीप्लाई करिए जिस लेवल के लिए वो गिवन है। मतलब यहां पर 12,500 से नहीं सर, 10,000 से मल्टीप्लाई करो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमें यहां पर ध्यान रखना है 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 इंटू 40, और ये हमारा हो गया 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट। ये एक रिलेवेंट पॉइंट था यहां पर, और ये अब हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से इसमें से सस्पेंस फैक्टर तो निकल ही चुका है। अब हम करते हैं टोटल कॉस्ट एट
12,500 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट 12,500 इंटू 120, ठीक है ना। 12,500 इंटू 120 होता है 15 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारी है 4 लाख, ये हो गया हमारा 19 लाख। ठीक है, ये हमारी जो है वो क्या आ गई है, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है 12,500 पर। अगर इसने टोटल कॉस्ट मांगी होती तो हमारा ये आंसर होता, लेकिन इसने हमसे कॉस्ट पर यूनिट मांगी है ना, देखो यही बोला ना, पर यूनिट मांगा ना हमसे, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सर, 19 लाख रुपए की जो कॉस्ट है वो 12,500 के लेवल पर है, तो 19 लाख को 12,500 से डिवाइड कर दीजिए, ये आती है 152। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ना अब एक बात आएगी कि सर ये 152 रुपए तो हम शॉर्टकट से निकाल सकते थे। देखो कैसे, हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हर लेवल पे सेम ही रहती है, इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120 रुपए है वो तो सेम ही रहेगी, 120 यहां पर भी रहेगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अमाउंट अभी भी 4 लाख ही रहेगा, तो 4 लाख जो है अगर मैं उसको 12,500 से डिवाइड करूं, क्योंकि 12,500 पर एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट आ जाती है 32 रुपए, मतलब मैं अगर 4 लाख को 12,500 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 32 रुपए आता है, तो 120 प्लस 32 कितना होता है 152। तो जो बच्चे शॉर्टकट लगाना चाहें वो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर ये बात दिमाग में नहीं बैठ रही है तो भाई जैसे किया है वैसे कर लो, नहीं ये परफेक्ट है बिल्कुल। चलिए, अब अपने बजटरी कंट्रोल के रिवीजन को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और वो बच्चे जिन्होंने बजटरी कंट्रोल से ही रिवीजन करना शुरू किया है उनको लग रहा होगा सर ये कहां से आ गए एएस बीच में, भाई जैसे आपको पता होगा कि हमारा इंस्टीट्यूट जब फाइनल एग्जाम में एएस के नंबर या नाम पर कुछ एमसीक्यू पूछता है, फॉर एग्जांपल वो पूछेगा बताओ एएस 7 किसको रिलेट करता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, या वो पूछेगा बताओ अर्निंग पर शेयर का कौन सा एएस है, एएस नंबर 20, और ऐसे ही ठीक वो एब्रीविएशन भी पूछता है, जैसे कि आईएएस का फुल फॉर्म बता दो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या गैप का फुल फॉर्म बता दो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमने ये तय किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, हमारा वो सेपरेट चैप्टर है वहां हम देखेंगे, लेकिन ये जो इतने सारे एएस हैं उसका नंबर नाम हमें याद रहे, इसलिए हम हर क्लास के एंड में एक एएस का नंबर, हम एक एएस लिख के जाते हैं ताकि वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठते जाए, और एक हम एब्रीविएशन लिख के जाते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, या बहुत पतला सा कोई रजिस्टर लगा लीजिए, या आपने अकाउंट्स के रजिस्टर के पीछे भी कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों ने इसी टॉपिक से देखना शुरू किया है, मेरी तो आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरे सीरीज में रिवीजन सीरीज को देखिए, पूरे सीक्वेंस में रिवीजन सीरीज को देखिए। हमने प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी है सीएमए रिवीजन सीरीज को लेकर, आप वहां पर चैप्टर नंबर क्लास नंबर 1 से आप पूरा देखेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो अगर आपको टॉपिक वाइज करना है वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और एक और बात, मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे हमारा खत्म हुआ तो अब उसके पीडीएफ नोट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। जिन बच्चों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने आप को ऐड करवा रखा है, मतलब मुझे अपना नंबर शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप पर और मैंने उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया, तो वहां पर भी वो मैं जो है फॉरवर्ड जो हो जाएंगे, जो हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके नोट्स। ऐसे ही बजटरी कंट्रोल जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके भी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो मेरा ये नंबर है जो मैंने आपके साथ हालांकि पहले भी शेयर कर रखा है, आप मुझे इस नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। तो चलिए आइए, आज का एएस हम कौन सा लिख रहे हैं, एएस नंबर 6 जो कि है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंस्टीट्यूट विड्रॉ कर चुका है, अब ये एएस एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये कहां चला गया फिर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एक एएस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, उसके साथ इस एएस को मर्ज कर दिया गया है। तो ये एएस जो है एएस नंबर 10 के साथ मर्ज हो चुका है, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में अभी भी इसका रेफरेंस रखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि एएस 6 जो है डिप्रिसिएशन को बिलोंग करता था, तो इस पर एमसीक्यू बन सकता है और ये विड्रॉ हो चुका है, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। तो जल्दी से मुझे 6 एएस जो हमने अभी तक लिखे हैं या बताइए कौन कौन से हैं। एएस नंबर 1 किसका था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एएस नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस नंबर 4 जो है वो था कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एएस नंबर 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग
पॉलिसीज, और ऐसे ही एएस नंबर 6 जो विड्रॉ हो चुका है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पर है। और आज का एब्रीविएशन जो हम लिखेंगे वो भी एएसबी को फिर से बिलोंग करता है। हम अभी तक सारी की सारी जो फुल फॉर्म लिखी है वो एएसबी को ही बिलोंग करती थी। आज की जो है एब्रीविएशन वो कौन सी है? आईपीएस एएसपी। एएसबी का फुल फॉर्म तो क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और आईपीएस का मतलब यहां पर किससे है? इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो हमने सबसे पहले लिखा था एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये हमारे देश का एएसबी है। उसके बाद हमने कहा आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर हमने कहा एएएसबी ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ए को हटा के एनजेड लगा दिया, न्यूजीलैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर एएसबीजे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ जापान। आज क्या कह रहे हैं? आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है जी। तो आई होप कि आप इनको भी अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इन एब्रीविएशंस पर या एएस के नंबर पर 2-3 बड़े फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, कोई उसमें मेहनत नहीं कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।